Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit First Module. First module name is Introduction, and today we will start from lecture number 1. In lecture number 1, we will discuss Introduction to Sales Management. Before discussing Introduction to Sales Management, we will discuss one of the famous quote given by Mr. Andrew Carnegie. Mr. Andrew Carnegie was a self-made steel tycoon and one of the wealthiest businessmen of the 19th century. इनकी अमेरिका में कॉरपोरेशन थी, कंपनी थी, कार्नेगी स्टील कॉरपोरेशन, और ये 19th सेंचुरी के वन ऑफ द फेमस एंड वेल्थिएस्ट बिजनेसमैन थे. तो इन्होंने एक कोट दी थी, यू कैन टेक अवे माई मनी, आप मुझसे मेरा सारा पैसा ले जा सकते हो, एंड टेक अवे माई फैक्ट्रीज, आप मुझसे मेरी फैक्ट्रीज ले सकते हो, बट लीव मी माई सेल्स स्टाफ, बट आज की डेट में मेरे पास जो सेल्स स्टाफ है वो आप मुझे मेरे पास ही रहने दो, वो मुझसे आप मत लो, एंड आई विल बी बैक वेयर आई वाज इन 2 ईयर. तो मैं वापस 2 साल में उसी जगह पर आ जाऊंगा जहां पर मैं आज की डेट में हूं. तो जो मिस्टर एंड्रू कार्नेगी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किसके ऊपर दिया था? सेल्स स्टाफ के ऊपर दिया था, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी, जब तक उसके द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होंगे, और उनको मार्केट में सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेल्स डिपार्टमेंट की होती है. नाउ वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू सेल्स मैनेजमेंट. सेल्स मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 words सेल्स प्लस मैनेजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग of sales? Sales refer to the exchange of goods or services for an amount of money or its equivalent in kind. आपको टेलीविजन परचेज करना था तो आप रिटेल आउटलेट पर गए, शोरूम पर गए, वहाँ पर आपने 40,000 का एलईडी परचेज किया, तो आपने शॉपकीपर को 40,000 रुपये दे दिए और उसने आपको एलईडी दे दिया. तो आपके और शॉपकीपर के बीच में क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया. किसका एक्सचेंज हुआ? शॉपकीपर ने तो आपको गुड्स दी, यानी कि एलईडी दिया, और आपने शॉपकीपर को 40,000 रुपये दिए. तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र डिपार्टमेंट होता है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ही जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको सेल्स करता है और ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू जनरेट करता है. बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्सपेंस करते हैं. जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में एक्सपेंसेस करता है. परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल को परचेज करने में एक्सपेंस करता है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में, प्रमोशन में एक्सपेंस करता है. रिसर्च डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट को डेवलप करने में एक्सपेंस करता है. तो केवल एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट कौन सा है जो ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू जनरेट करता है? सेल्स डिपार्टमेंट. तो यह हम कह सकते हैं कि घर में कहते हैं ना कि जो कमाता है कि हमारा कमाऊ पूत है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कमाऊ पूत है, कमाऊ डिपार्टमेंट है, वो कौन सा है? सेल्स डिपार्टमेंट है. और एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डिपार्टमेंट जो कि डायरेक्ट कस्टमर के टच में रहता है वो भी कौन सा है? सेल्स डिपार्टमेंट है. परचेज डिपार्टमेंट को सप्लायर से टच में रहना पड़ता है, उसको कस्टमर से टच में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कस्टमर से टच में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. केवल सेल्स डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो कि कस्टमर के टच में रहता है. तो ये हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ईयर्स और आई, आंख और कान होते हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? सेल्स डिपार्टमेंट होता है. कंपनी में स्पेंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स. एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर सकती है एडवर्टाइजमेंट पर, मार्केटिंग पर, पब्लिक रिलेशंस पर, प्रमोशन पर, जिससे कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके. लेकिन ये सारा पैसा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर कंपनी के सेल्स पर्सन इफेक्टिव है, क्योंकि अट्रैक्ट हो गए तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट की इंक्वायरी करेंगे. तो उन प्रोस्पेक्ट्स को कंज्यूमर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सेल्समैन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए. तो जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करता है, जो डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में रहता है, तो उस डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप सेल्स पीपल का मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे. तो अगर हम सिंपलेस्ट बोलें सेल्स मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़.
अब नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, इवोल्यूशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट या सेल्स कॉन्सेप्ट। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट। जैसे हम साइंस में पढ़ते थे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसी तरह सेल्स मैनेजमेंट या सेल्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज की डेट में सेल्स कहाँ पर है, तो उसका जो डेवलपमेंट है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो ट्रेड एंड सेलिंग वर नॉट कॉमन ड्यूरिंग द स्टोन एज। स्टोन एज को बोलते हैं पाषाण युग, जहाँ पर सारी चीज़ें चाहे वह यूटेंसिल्स हो, वो सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती थी, पत्थर की बनी होती थी। तो स्टोन एज में जो लोग थे वो एक ग्रुप में रहते थे और दूसरे ग्रुप को वो थ्रेट मानते थे। हर किसी का अपना अलग अलग कबीला होता था, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे या एक दूसरे को अवॉइड करते थे। लेकिन कभी कभी जब एक ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था तो वो दूसरे ग्रुप की टेरिटरी में से जाता था, तो वो उसकी टेरिटरी में से जाने के लिए उनके पास जो कुछ भी होता था, जो भी उनके पास है वेल्थ होती थी, उनके पास गिफ्ट्स होते थे, ऑफर्स होते थे, वो दूसरे ग्रुप को दे देते थे और उसके बदले में दूसरे ग्रुप उनको जाने का रास्ता दे देते था। तो ये भी क्या हो रहा था, एक एक्सचेंज हो रहा था कि भाई एक को तो जाने के लिए पैसे चाहिए, दूसरे को वो जो ग्रुप है उनके पास जो गिफ्ट्स हैं, वेल्थ हैं, वो चाहिए, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। तो दिस फॉर्म ऑफ एक्सचेंज कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ट्रेडिंग बाय ह्यूमन बीइंग। तो ये फर्स्ट एविडेंस है मनुष्य जाति के द्वारा जिसमें उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज किया। फिर धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने कल्टीवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, फसल उगाना स्टार्ट कर दिया। फसल उगाना स्टार्ट किया तो पहले वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, जब उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो उसके पास उनके पास फसल बची हुई रह जाती थी, तो इट नेसेसिटेड लार्ज स्केल सेलिंग एंड ट्रेवल अक्रॉस टेरिटरीज। तो अब उनको उस फसल को बेचने के लिए एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जाना पड़ा। तो दस इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन। तो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन का कॉन्सेप्ट आया जो कि गुड्स को एक टेरिटरी से ले जाता था और दूसरी टेरिटरी में जहाँ पर वो फसल नहीं उगती थी वहाँ पर जाकर उसको सेल कर देता था और बदले में उसे ज्वेलरी या उस टाइम पर जो वैल्यूएबल मेटल होती थी वो मेटल उसको उसके बदले में मिलती थी। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस थे वो मार्केट प्लेस में आने लग गए, क्योंकि जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन था वो जगह जगह जाकर ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो दूसरी जगह जाकर वहाँ पर सेल कर देता था। वहाँ पर जिस पार्टी को उसने सेल किया वो मार्केट प्लेस में और लोगों को आगे वो सेल कर देता था। तो किसका कंसेप्ट आया, इंटरमीडिएटरीज का, क्योंकि जो पर्सन है जिसने क्रॉप का प्रोडक्शन किया उसने बीच में मिडिल मैन को दे दिया दूसरी जगह जाकर, फिर वहाँ पर जो मिडिल मैन है उसने वहाँ के कस्टमर्स को सेल कर दिया। तो बीच में इंटरमीडिएटरीज का क्या आ गया, कंसेप्ट आ गया। तो कई हजार सालों तक ऐसा बिजनेस चलता रहा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ आयरन टूल, लोह युग आया, आयरन एज आई, शिप का आविष्कार हुआ। शिप के आविष्कार होने से पानी के रास्ते से एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाना पॉसिबल हो पाया। तो अब जो है एक्सचेंज होने लगा गुड्स का, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होने लग गया। ग्रेजुअली कमर्शियल लॉज इवोल्व एंड इन 670 BC, 670 ईस्वा पूर्व है वो कमर्शियल लॉज बने। गवर्नमेंट ने, वहाँ के जो राजा थे महाराजा थे, उन्होंने अपनी कॉइन है सिक्के चलाए और इससे फॉरेन ट्रेड होने लग गया। इंडिया में भी जो अंग्रेज आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे और इंडिया में बिजनेस के लिए आए थे। तो एक जगह के लोग दूसरी कंट्री, इंडिया में जो पुर्तगाली थे वो भी किस लिए आए थे, बिजनेस के लिए आए थे। तो जब वहाँ से बाहर से भी लोग आने लग गए, वहाँ के लोकल लोग भी प्रोडक्शन कर रहे थे, तो कंपटीशन स्टार्ट हो गया और कस्टमर के पास है वो चॉइस आने लग गई। तो अगर हम पूरे तरीके से पढ़ें तो जो सेल्स का इवोल्यूशन है उसको हम 7 जनरेशन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, सेलिंग टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इन अदर वर्ड्स ए बार्टर सिस्टम वाज फॉलोड। कि इसमें सेलिंग किस में होती थी, दोनों पार्टी ही आपस में गुड्स का एक्सचेंज करती थी। तो इसको कौन सा सिस्टम बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे। जैसे कि एक के पास जमीन थी,
तो वो फसल का प्रोडक्शन करता था, कल्टीवेटिंग करता था। दूसरे के पास है भैंस थे, तो वो है मिल्क प्रोडक्ट्स है, उनका प्रोडक्शन करता था, प्रोड्यूस करता था। तो जिसके पास फसल थी वो तो अपनी फसल उसको दे देता था, और जिसके पास मिल्क प्रोड्यूस थे वो बदले में उसको मिल्क प्रोड्यूस दे देता था। दूध है, छाछ है, मक्खन है दे देता था, और इसके बदले में उसको गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये मिल जाते थे। तो इसे हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? सेकंड जनरेशन। दिस जनरेशन involved the evolution of store concept. Goods were stored for sale at one place from where the buyer could purchase whatever they required. तो फर्स्ट जनरेशन बार्टर सिस्टम में तो कोई एक ऐसा प्लेस नहीं था जहां पर जाकर आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते थे। जिसके पास गुड्स ज़्यादा थी और दूसरी गुड्स उसके पास कम थी, तो वो दोनों पार्टी आपस में क्या कर लेती थी? एक्सचेंज कर लेती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे है स्टोर कॉन्सेप्ट आया, चीज़ें एक जगह पर स्टोर होने लगी। जिसके पास फसल थी उसने सोचा कि मैं आपस में ऐसे एक्सचेंज क्यों वो एक से ज़्यादा लोगों को है अपने स्टोर के थ्रू है फसल देने लग गया। जिसके पास मिल्क प्रोड्यूस ज़्यादा थे वो फसल की बजाय है ज्वेल मेटल इससे एक्सचेंज करने लग गया, तो उसने भी अपना स्टोर कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो बायर्स थे वो एक जगह से जाकर गुड्स को परचेज कर सकते थे। तो अगर हम कहें तो सेकंड जनरेशन में ट्रेडिंग की कौन सी फॉर्म आई? इन्वेंट्री फॉर्म आई। नेक्स्ट क्या है? थर्ड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में तो जो सेल्समैन थे वो वेट करते थे कस्टमर्स का, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि कस्टमर का वेट करने की बजाय हमें खुद कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने कदम है वो बढ़ाए और कस्टमर्स को सर्च करना स्टार्ट किया बजाय कस्टमर्स का खुद वेट करने के लिए। तो अगर हम कहें थर्ड जनरेशन में रिएक्टिव अप्रोच की जगह कौन सी अप्रोच आ गई थी सेलिंग की? प्रोएक्टिव अप्रोच आ गई थी। नेक्स्ट क्या था? फोर्थ जनरेशन। अभी तक थर्ड जनरेशन में कौन कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, कौन लेकर नहीं जा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग रखना स्टार्ट किया, तो उन्हें पता चला कि कुछ कस्टमर्स हैं वो तो रिपीटेडली परचेज करते हैं और कुछ कस्टमर्स हैं वो कभी कभी ही परचेज करते हैं। तो उन्होंने कस्टमर्स में डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया। जो रिपीटेडली परचेज कर रहे थे उनको एडिशनल बेनिफिट्स देना स्टार्ट कर दिया, और जो केवल एक या दो बार परचेज कर रहे थे उनको कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं दिया जाने लगा। तो अगर हम कहें फोर्थ जनरेशन से जो बुक कीपिंग फॉर्म है, रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म है सेल्स की, वो स्टार्ट हो गई। फिर नेक्स्ट कौन सी जनरेशन आई? फिफ्थ जनरेशन। अभी तक फोर्थ जनरेशन तक कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जा सकते थे, नहीं बनाए जा रहे थे। फिर जनरेशन वो फर्स्ट जनरेशन थी जिसमें कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट किया जाने लगा। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सेल्स धीरे धीरे कौन से कंसेप्ट की तरफ बढ़ने लग गई? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने लग गई। तो अब जो ट्रेडर्स थे वो सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते थे, फिर उन नीड्स के बेस पर उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने कस्टमर्स को सेल करना स्टार्ट किया। तो अगर हम कहें कि जो मॉडर्न डेज आज की डेट में जो सेल्स टेक्निक यूज हो रही है वो कौन सी जनरेशन से स्टार्ट हुई? तो फिफ्थ जनरेशन से स्टार्ट हुई। फिर नेक्स्ट क्या है? सिक्स्थ जनरेशन। सिक्स्थ जनरेशन में ये 1960 के अराउंड स्टार्ट हुई। इसमें सेल्स अप्रोच है उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि कस्टमर के पास है चॉइसेस ज़्यादा होने लग गई, डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई होने लग गई। तो अब जो सेल्स पर्सन है उनका रोल चेंज हो गया, अब वो कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच में आ गए। मतलब कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर कर उनके पास जो ऑप्शंस थे उनमें से कंसल्ट कर कर कस्टमर्स को बेस्ट ऑप्शन बताने लगे। अगर कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट्स हैं तो सेल्स पर्सन एक एक प्रोडक्ट के प्रॉन्स भी बताएगा, मतलब एडवांटेजेस भी बताएगा, उसकी डिसएडवांटेजेस भी बताएगा,
और कस्टमर के बिहाफ पर उनमें से बेस्ट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में मदद करेगा। तो ये कौन सी जनरेशन हुई? 6th जनरेशन हुई। और नेक्स्ट कौन सी है? 7th जनरेशन। 6th जनरेशन तक सेल्समैन का काम केवल कहां तक रहता था? प्रोडक्ट की सेल्स तक। फिर धीरे धीरे लगा कि खाली सेल्स होने से ही कुछ नहीं होगा, अगर कस्टमर को रिटेन रखना है, कस्टमर को लॉयल रखना है, तो सेल्स के बाद भी उसे सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जो आफ्टर सेल्स सर्विस का कंसेप्ट आया वो कौन सी जनरेशन में आया? 7th जनरेशन में। और जो सेल्स पर्सन का रोल था वो कंसल्टेटिव से किसका हो गया? मॉडरेटर का। मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में लिंक हो गया। कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने कौन रखता है? सेल्स पर्सन रखता है। ऑर्गेनाइजेशन को कोई चीज बतानी है, कहनी है, तो वो कस्टमर से किसके थ्रू कहती है? सेल्स पर्सन। तो ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में सेल्स पर्सन का रोल कैसे हो गया? मॉडरेटर का हो गया। तो ये टोटल 7 जनरेशन हुई। तो फर्स्ट जनरेशन में बार्टर सिस्टम यूज हुआ, सेकेंड जनरेशन में स्टोर कंसेप्ट आया, थर्ड जनरेशन में प्रोएक्टिव अप्रोच आई, फोर्थ जनरेशन में रिकॉर्ड कीपिंग अप्रोच आई, फिफ्थ जनरेशन में नीड बेस्ड सेलिंग आई, 6th जनरेशन में कंसल्टेटिव सेलिंग आई, 7th जनरेशन में आफ्टर सेल सर्विस आई और सेल्स पर्सन का रोल कैसा हो गया? मॉडरेटर का हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो AMA ने, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या डेफिनेशन दी है? मैनेजमेंट का मतलब आप फर्स्ट सेम में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सेल्स मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड? सेलिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो जो सेलिंग एक्टिविटीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस यूनिट। तो इसमें होता क्या क्या है? सबसे पहले सेल्समैन का रिक्रूटमेंट होता है, फिर उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको सेल्स मेथड से इक्विप किया जाता है, फिर उनको टेरिटरीज असाइन की जाती है, फिर उनकी राउटिंग की जाती है, उनको सुपरवाइज किया जाता है, उनको कंपनसेट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को इवोल्वेट किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है: सेल्स मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो जो सेल्स मैनेजमेंट होगा उनकी यूनिट में, उसके मॉड्यूल में हम इन्हीं को ही आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दिया हुआ है रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग सेल्स पर्सन, मोटिवेटिंग द सेल्स पर्सन, compensating the salesperson, training the salesperson, evaluating the performance of the salesperson, sales budgeting, sales routing, sales territory, sales forecasting। तो यही सारी चीज़ें अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सब का ही प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो होता है, कंट्रोलिंग जो होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल्स मैनेजमेंट बोलते हैं। हेरी आर टोस्डेल ने क्या डेफिनेशन दी है? सेल्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले ओवरऑल मैनेजमेंट आएगा, उसके अंडर में मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा, उसके अंडर में सेल्स मैनेजमेंट आएगा। तो सेल्स मैनेजमेंट किसका पार्ट है? ओवरऑल मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें होता क्या है? इन विच द एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू मेक प्रोविजन फॉर द सेल ऑफ द प्रोड्यूस कमोडिटीज। तो सेल्स मैनेजमेंट में होता क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने कमोडिटीज प्रोड्यूस की हैं उनके लिए प्रोविजन बनाना कि कैसे उन्हें सेल किया जाए, कॉस्ट कम से कम हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। शिप्रो, स्टेंटर और रिच ने क्या डेफिनेशन दी है? सेल्स मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी सेल्स मैनेजमेंट की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। तो सेल्स मैनेजमेंट कितने वर्ड से मिलकर बना? 2 वर्ड से, सेल्स प्लस मैनेजमेंट। तो सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज। और इसमें होता क्या क्या है? पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़ के लिए सबसे पहले सेल्स फोर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस को इवोल्वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा सेल्स बजटिंग डिसाइड करनी पड़ेगी, सेल्स टेरिटरीज बनानी पड़ेंगी, सेल्स राउटिंग करनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में कितनी सेल्स होगी इसकी फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो यही जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल्स मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू सेल्स मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।